एक वेक्टर स्पेस में एक कंसेप्ट हमने स्टडी किया जिसमें हमने स्पैनिंग वाला चीज़ देखा, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि स्पैनिंग को हम चेक कैसे करते हैं, कि स्पैनिंग सेट हम कैसे निकालते हैं। कोई भी अगर हमें सेट दिया है एस, तो उसका स्पैन हम कैसे निकालते हैं। फिर सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, या इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं। तो अब इन दोनों कंसेप्ट को एक कंसेप्ट में क्लब कर दिया गया है और एक कंसेप्ट बना बेसिस, ठीक है। तो बेसिस होता क्या है बताती हूँ। वी मैंने कोई वेक्टर स्पेस ले लिया, ठीक है। वी मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर कोई सेट है बी, स्मॉल कैपिटल बी, सॉरी, ठीक है। तो ये जो बी है, बी जानबूझ के इसको नाम रखा है क्योंकि बेसिस बोलना था। अभी तक हम एस में काम कर रहे थे ना, इजी बनाने के लिए उसने बी में काम, कन्वीनियंस के लिए उसने बी में काम किया है, ठीक है। तो बी को बेसिस बोल रहा है बी का। कब, कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे बेसिस बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होगी कि सबसे पहले जो बी है, बी का स्पैन निकालोगे जब आप, अगर वो पूरा वी आ जाता है, कैपिटल वी, ठीक है, स्पैन निकालोगे पूरा वी आ जाता है कैपिटल वी, दैट मीन्स बी जो है पूरे वी को स्पैन कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि वो स्पैन करे, और सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट मीन्स कोई डिपेंडेंट सेट बेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी डिपेंडेंट सेट पढ़े थे वो हमारे मतलब वो बेसिस के रिस्पेक्ट में यूजलेस है, उनका कोई वो उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अगर कोई सेट चेक करना कि वो बेसिस है या नहीं, तो दो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी कि उसका स्पैन निकालना पड़ेगा। स्पैन निकाल के चेक करोगे कि क्या वो पूरा वी आ रहा है, और दूसरा चीज़ चेक करोगे कि वो जो सेट है, बी जो सेट है हमें गिवन होगा, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो उस केस में भी वो बेसिस नहीं बन सकता। तो ये दोनों कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। अगर मान लो इसमें भी गड़बड़ हो गई, स्पैन बी उसका पूरा वी नहीं आया, तो उस केस में भी वो बेसिस नहीं बन सकता, ठीक है। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। देखो डेफिनेशन तो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक स्पैनिंग पे और एक इंडिपेंडेंसी पे। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल बहुत इजी सा एग्जाम्पल है जो फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो हमने स्पेस लिया है R3, ठीक है, और मैंने सेट लिया है B1। B1 क्योंकि मैंने इसलिए ले लिया, शायद आगे मैं B2 B3 में काम कर रही होंगी, तो इसलिए मैंने B1 नाम दे दिया उसको। B1 के अंदर कैसे वेक्टर है, B1 के अंदर ऐसे वेक्टर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिनको आप यूनिट वेक्टर्स बोलते हो, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स हैं। तो अब इसने बोला है हमें चेक करने के लिए कि B1 को चेक करो क्या वो बेसिस बनाता है V के लिए, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है, स्पैनिंग, और दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो स्पैनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर होता है, जो भी वेक्टर होता है उसको एज अ रो लिख देते हैं। एक मिनट, कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? हाँ नो मैम। बोलो। हाँ, तो इसको मैंने एज अ रो लिख दिया। ये मैं आपको एक तरह से रिवाइज भी करा रही हूँ कि स्पैनिंग में हम क्या करते थे, ठीक है। तो इसको एज अ रो लिख दिया, इसको एज अ रो लिख दिया, इसको एज अ रो लिख दिया, ठीक है। मैम हम अब लिखेंगे या रो? स्पैनिंग के लिए हम क्या लिखते थे, तभी रो। भी मैंने बताया रो में लिखते थे। जब हम ये इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे तब हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि स्पैनिंग चेक करो। तो पहले हम ये चेक कर रहे हैं तो इसलिए रो में लिख रहे हैं, ठीक है। अब रो में लिख दिया, उसके बाद
जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है उसको हमें रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप नोट कर सकते हो कि ऑलरेडी ये रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है ना? है या नहीं बताओ? यस मैम। है। ठीक है, तो अब स्पैनिंग वाला सेट लिखेंगे हम। तो स्पैनिंग वाला सेट कैसे बनता है? स्पैनिंग वाला सेट बनता है, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद A टाइम्स ऑफ दिस, B टाइम्स ऑफ दिस, C टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, A B C को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, ये हम स्पैनिंग में करते थे। ठीक है, तो जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा पूरी जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ऐसा आ जाएगा। यस मैम। जहाँ पर A B C वेरी कर रहे हैं। तो ये जो सेट है ये क्या है? हम्म ये हाँ R3 है। बेसिकली ये R3 का ही एक बोल सकते हो एक सेट को लिखने की फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से भी R3 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि R3 में टपल होते हैं। R3 में 3 वेक्टर्स होते हैं, जिसमें A भी वेरी कर रहा होता है, B भी वेरी कर रहा होता है, C भी वेरी कर रहा होता है। तो ये R3 को लिखने का तरीका है। तो दैट मीन्स स्पैनिंग ऑफ B1 R3 आ गया। दैट मीन्स हमारा पूरा वेक्टर स्पेस आ गया। वेक्टर स्पेस मेरा R3 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि B1 जो है वो स्पैन कर रहा है B को। मैंने आपको बताया था, जब भी स्पैनिंग उस सेट का पूरा वेक्टर स्पेस आ जाता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं कि वो उसको स्पैन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के लिए हम बनाएंगे इसको एज अ कॉलम लिख देंगे। तो बन जाएगी मेरे पास मैट्रिक्स 1 0 0। नीचे भी लिखी हुई है, मैं फिर भी दोबारा लिख देती हूँ। इसको एज अ कॉलम लिखेंगे 0 1 0। इसको एज अ कॉलम लिखेंगे तो बनेगी 0 0 1। हाँ, अब इसको रिड्यूस करेंगे रो एक्लन फॉर्म में, लेकिन ये ऑलरेडी रो एक्लन फॉर्म में है तो हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब रिड्यूस हो गई है रो एक्लन फॉर्म में। मान लो हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। मान क्या लो, मतलब इसमें हो गया है हमारा सेकंड स्टेप, हमें करना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी था। ठीक है, तो अब चेक करोगे कि हर एक कॉलम में पाइवट एलिमेंट है नहीं। तो पहले पाइवट एलिमेंट को बॉक्स कर लो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को बॉक्स कर लो और फिर चेक करो कि हाँ हर एक कॉलम में है या नहीं। तो हर एक कॉलम में पाइवट एलिमेंट है। यस मैम। तो ये क्या बन गया? ये जो सेट आएगा वो हमारा इंडिपेंडेंट आ गया। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हाँ, तो अब ये हमारे पास दैट मीन्स जो ये E1 E2 E3 है ये बेसिस फॉर्म कर रहा है फॉर V। इस केस में हमारा R3 है। बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो एक मुझे बताओ, हालांकि इसी का ही केस है। मैंने ले लिया B को R2 और मैंने B ले लिया क्या ये बेसिस फॉर्म करेगा? तो सबसे पहले चेक करो क्या स्पैन कर रहा है R2 को, और उसके बाद चेक करो क्या ये इंडिपेंडेंट है। यस मैम, कर रहा है, स्पैन तो कर रहा है। और मैम इंडिपेंडेंट भी है। तो आप देख सकते हो जो इस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, जैसे बेसिकली
ये यूनिट वेक्टर है जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 1 है, दूसरे पे 0 है, और इसमें आप देख सकते हो दूसरे पे 0 है, ये 1 है। तो ये हमारे बेसिस बना ही देते हैं। तो v को अगर मैं एक तरह से R4 लूँ और मैं इसके बारे में पूछूं, हालांकि तुम इसको भी वेरीफाई करके देखो, मैं ये नहीं कह रही कि इसको ऐसे रट लो कि ये बनेगा ही, लेकिन आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि इस टाइप के जो वेक्टर्स हैं, इनको हम जब कलेक्ट कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स जो पर्टिकुलर इस टाइप के हैं, तो ये बेसिस बना देता है। इस टाइप का जो बेसिस होते हैं ना, इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड बेसिस, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप के हैं जहाँ पर हमारे पास जैसे इसमें जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर है, और फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे फोर्थ पे 1 है। तो आप एक बार पहले चेक करके देख लो ये बेसिस बनेगा नहीं बनेगा, और इन बेसिस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। और दूसरी चीज़, इसको आप Rn पर भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि आप इसको R5 पे भी देख सकते हो। ठीक है, R5 के लिए 5 वेक्टर ले लोगे, R6 के लिए 6 वेक्टर्स ले लोगे, तो Rn के लिए आप n वेक्टर्स में काम कर सकते हो, जो कुछ इस तरीके के ही होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अब कुछ और स्टैंडर्ड बेसिस पे हमने काम कर लिया, कुछ और देखते हैं कि बाकी एग्जाम्पल कैसे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, मैंने अगेन वेक्टर स्पेस R3 लिया है। ठीक है, और मैंने B2 लिया है, इसलिए मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में उसका नाम B1 दिया था। तो अब B2 लिया है, B2 के पास ये वाले वेक्टर्स हैं, आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड टाइप के नहीं है जैसे पहले थे। अब इसमें मुझे चेक करना है कि जो B2 है ये बेसिस बना रहा है V के लिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पैन चेक करना है, तो स्पैन ऑफ B2 निकालना है। तो स्पैन ऑफ B2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को रो बना के लिख देना है, इस वेक्टर को रो बना के लिख देना है, इस वेक्टर को रो बना देना है। ठीक है, हाँ इतना ठीक है। हाँ, अब इसको रो ऑपरेशंस लगाओ और इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करो, और मुझे बताओ क्या आ रही है रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ये नहीं आया है। ठीक है, जो कि पुराने क्वेश्चन में हमें बना बनाया मिल गया था, इसमें नहीं मिल रहा है ऐसा, तो इसमें हम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो रो आपने देखा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसका स्पैनिंग लिखोगे तो स्पैनिंग कैसे लिखना होता था, स्पैनिंग होता था A टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, B टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर एंड C टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको पता ही है, अभी पुराने क्वेश्चन में भी किया था, ये हमारा R3 आ जाएगा। दैट मीन्स B2 स्पैन कर रहा है R3 को। ठीक है, ये हो गया क्लियर है इतना? हाँ, ये हाफ पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। हाफ पार्ट हमें करना है, इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमें B2 के वेक्टर को एज अ कॉलम वेक्टर लिखना होगा। 1 2 1 2 3 1 -1 2 3, इनको हमने आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर मैंने
कॉलम वेक्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म यूज करके मतलब रो ऑपरेशंस यूज करके रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। तो करो इसको चेंज, इस वाले क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लो। ओफो, हुआ। सो आप नोट करोगे कि हाँ, थर्ड रो में मैम ऑल जीरोस। थर्ड में ऑल जीरो आ रहे हैं? नहीं, मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आइडेंटिटी आ रही है। हाँ, आइडेंटिटी आएगी, एक बार चेक करो कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी आएगी, उसके बाद आप पाइवट को सर्कल या बॉक्स कर दोगे। आप चेक करोगे हर एक में पाइवट एलिमेंट है। मैम मेरा भी लास्ट तो रो में 0 0 ही आ रहा है। यस मैम। अच्छा, चलो कर लेते हैं इसको फिर। तो लास्ट में वैसे 0 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट में 0 0 आने का मतलब है कि ये और वो उसका स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। फिर भी हम देख लेते हैं। तो 1 2 -1, इसको 0 बनाने के लिए 2 टाइम्स में से इसको माइनस करेंगे। 3 -2 टाइम्स ऑफ 2 क्या आया? -1। -1। 2 -2 टाइम्स ऑफ -1 दैट इज 4, ठीक है। 1 -1 0, 1 -2 -1, 3 माइनस ऑफ -1। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई है। 3 माइनस और ऑफ -1। इस पेन में भी मैम आइडेंटिटी नहीं आ रही। स्पैन में भी गलती हो गई है क्या? या तो यस मैम। मैंने कुछ यस यहाँ मैम। पर गलत लिख दिया है। जो नंबर्स हैं इसी में कुछ हो गया गड़बड़। मैम बस स्पैन तो हो रहा है। पेन में तो आइडेंटिटी आ रहा है। नहीं मैम नो ये मैम भी मेरे लास्ट रो लास्ट में रो 0 0 0 0 स्पैन। मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये चीज़ ये आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा चलो, यहाँ पे जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक भी चीज़ फेल हो जाएगी तो बेसिस नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी हम देख उसको कंप्लीट कर लेते हैं जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पर आ गया था 1 2 -1, यहाँ पे बन गया था 0, यहाँ पे क्या था 1 4 था, ये क्या था 3 -1 -1 था, और यहाँ पे 2 माइनस, 4 और यहाँ पर -1 3 माइनस। हाँ, अब ये आ गया ना, एक जैसे ही तो आ गए हैं, तो 0 ही बन जाएगी। मैम आई थिंक उन्होंने टेक्स्ट बुक में वो जो एग्जाम्पल है वो गलत हाँ लिखा है, क्योंकि हाँ, स्पैन के लिए हमें कॉलम में लिखना होता है ना रो वेक्टर, तो वो नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। मैं एक बार चेक करती हूँ। मुझे अभी अभी मैंने साथ में बुक रखी हुई है, ये मैंने पहले का इस कर लिया था स्कैन ना। एक बार मैं इस एग्जांपल को वेरीफाई कर लूँगी, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसको अभी के लिए क्रॉस कर देती हूँ मैं इसको वेरीफाई कर लूँगी। मैम उसके अंदर जो लास्ट वाला है उसके अंदर है -1 2 -3 जो बुक में दे रखा है।
बुक में B2 या दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है, क्या दिया है? सारा सेम है, बस जो लास्ट वाला जो वेक्टर है वो है -1 2 -3। यहाँ -3 है। अच्छा, तो माइनस की वजह से काफी फर्क पड़ गया है। हाँ, ठीक है, एक बार तुम -3 लेके ही काम करो, ठीक है। यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट कर लो, -3, ठीक है। कोई बात नहीं, इससे हमें एक तो ये भी मुझे ये पता चल गया कि तुम सही से कर रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो। और दूसरा, इससे हमें एक और एग्जाम्पल मिल गया है, हालांकि यहाँ पे मैंने ठीक नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन इससे मुझे एक ये एग्जाम्पल मिल गया है कि ये जो है ये बेसिस नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें ये जो आ रहा है, अभी मैंने जब नीचे चेक कर रही थी तो आप देख रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं आ रहा था। लास्ट वाला जो रो है उसमें 0 आ गया था, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, तो दैट मीन्स सिर्फ एक माइनस के साइन की वजह से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो B2 है, ये इस मतलब अगर मैं यही सेम एग्जांपल लूँ तो ये बेसिस नहीं बनेगा। ये प्लीज़ यहाँ पे कैंसिल कर देना इसको, ठीक है। जब मैं शेयर करूँगी तो PDF, तो इसको हटा देना, या यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो कि यहाँ पे -3, ठीक है। क्लियर है अब चीज़ें? हाँ, चलो, हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए, एक स्टैंडर्ड वाला, एक दूसरा, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग टाइप का है। एक तरह से हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए, जिसमें 2 में वो बेसिस बन रहा था, और जो ये एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे +3 है उसमें ये बेसिस नहीं भी बन रहा, ठीक है। तो बेसिस में अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाए, स्पैनिंग की या इंडिपेंडेंसी की, तो वो बेसिस नहीं बनता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये बातें कि बेसिस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, क्योंकि हमने देखा है कि B1 भी बेसिस था और B2 जिसमें हमने वहाँ पर साइन अलग कर लेना, ठीक है, तो वो भी बेसिस है, ठीक है। तो डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर हम EIs ले लें, EIs ऐसे ले लें, तो बेसिस बन जाएगा RN के लिए, ठीक है। और ये थर्ड जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी है, ये लिखी है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो बेसिस होता है फॉर 0 वेक्टर स्पेस, क्योंकि मैंने आपको जब स्पैनिंग बताया था तो मैंने आपको बताया था कि स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट ये कन्वेंशन है, ठीक है, कि स्पैन जो होगा एम्प्टी सेट का वो सिंगलटन 0 होता है। और एक और अजम्पशन और होती है कि एम्प्टी सेट को हम LI सेट ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो LI भी है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का जो स्पैन आ रहा है वो सिंगलटन 0 आ रहा है। दैट मीन्स पूरा V इस केस में सिंगलटन 0 है, पूरा V आ रहा है। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो बेसिस बनाता है V के लिए, ठीक है। मतलब जिस सेट के पास कुछ भी नहीं है वो 0 वेक्टर स्पेस, या बोल लो कि ट्रिवियल वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस बनाएगा। क्लियर है? चलो अभी आगे काम करते हैं। ये था हमारा बेसिस की डेफिनेशन और एग्जांपल इन RN। अब हम काम करते हैं दूसरे वेक्टर स्पेस पे। तो दूसरा वेक्टर स्पेस मैंने लिया है M32। M32 क्लियर है आपको? अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। M32 का क्या मतलब है? इसमें मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर, हाँ, इस ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। तो ये वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x2 मैट्रिसेस ओवर R, ठीक है। अब उसने हमें बोला है चेक करो कि ये जो सेट B है, B आपको मैं दिखा देती हूँ कैसा है, अभी बताती हूँ। ये चेक करना है कि ये बेसिस बनाएगा M23 के लिए या नहीं। तो B कैसा है? B ऐसी 6 मैट्रिसेस हैं इसके पास, B के पास, ठीक है। और उसमें आप देख सकते हो इस तरह से है, पहले इस पे 1 है,
फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर ये 1 है, मतलब हर एक में अलग अलग पोजीशंस पे 1 है। ठीक है, इसकी बैटरी लो हो रही है। तो कैसे चेक करेंगे बताओ, पहला स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करेंगे? स्पैन। स्पैन कैसे चेक करेंगे? देखो मैंने तुम्हें बताया था हम कि इसको जब रो में हमारे पास, करेंगे। हाँ हाँ, जब भी मेरे पास मैट्रिक्स गिवन होती है, मैट्रिक्स में काम करना होता है और हमने वेक्टर्स में काम किया होता है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, इस इसकी मैट्रिक्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। तो दिस इज 1 0 0 0। दैट मीन्स मैं ऐसे जिग-जैग फॉर्म में लिख देती हूँ उसको। ठीक है, सिमिलरली इसको भी जिग-जैग फॉर्म में लिख देना। ठीक है, इसको भी लिख देना। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया तुमने। उसके बाद इससे इसको आपको, क्योंकि आपको वेक्टर्स मिल गए हैं, तो वेक्टर से आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें इसको एज अ रो वेक्टर रखना है, इन वेक्टर्स को एज अ रो वेक्टर रखना है। तो लिख दोगे? देखो ऐसे मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट वाले को मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि तुम कर लोगे उसको। तो फर्स्ट वाले को ऐसे लिख दिया, सेकंड वाले को, एंड थर्ड, सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। क्या ये ऑलरेडी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है? यस मैम। हाँ, तो बस क्या करेंगे कि ए ऑलरेडी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है, तो अगेन इस वेक्टर को दोबारा से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, विच इज दिस। अगेन इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास अगेन मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें। a टाइम्स ऑफ दिस प्लस b टाइम्स ऑफ दिस प्लस c टाइम्स d टाइम्स e टाइम्स f टाइम्स। ठीक है, इतना आ जाएगा। a b c d जो है ये वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका स्पैनिंग सेट क्या आ गया? हाँ, ए बी सी डी ई एफ आ गया, जिसमें ये सब वेरी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है क्या? ये हमारा पूरा वेक्टर स्पेस ही है। हाँ R6 हाँ, M32। M32 क्या है? M32 इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x2। और आपको पता है कोई भी जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 ऐसी ही होती है, तो इसलिए M32 आ गया ये। यस मैम। क्लियर है? सबको क्लियर है ये? यस यस मैम। ठीक है, अब चेक करेंगे इसकी कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो उसके लिए भी अगेन हमारे पास इसको हम एज अ वेक्टर लिखेंगे, हर मैट्रिक्स को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि हम वेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको एज अ वेक्टर लिखेंगे, फिर वेक्टर को कॉलम बना के लिख देंगे। दैट मीन्स ये हमारा कॉलम बनेगा 1 0 0 0 0 0। ये भी हमारा कॉलम बनेगा 1 0 0। आप नोट करोगे ये रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ऑलरेडी है, हर एक कॉलम के पास पाइवट एलिमेंट है, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट। तो ये जो बेसिस बन रहा है, ये बेसिस बन रहा है M32 के लिए, और इस बेसिस को भी हम स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का है ये। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। सो अभी सिर्फ मैं एक एक टाइप के क्वेश्चंस, मतलब वेक्टर स्पेस चेंज करती जा रही हूँ और उसके टाइप के क्वेश्चंस कराती जा रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं अभी क्वेश्चंस दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का एक ही है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। एक बार मैं इसको रुको, तुम इतने इसको देखो, मैं इसको चार्ज पे लगाती हूँ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा।
हाँ, सो नेक्स्ट क्या है हमारा P3। P3 क्या होता है, अभी तक यूज टू हो जाना चाहिए तुम्हें। तो यूज, Polynomial of degree 3 and हाँ less than 3. हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख ही दिया इस टाइप के पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर A0, A1, A2, A3 ये जो है वेरी कर रहे हैं। ठीक है, और ये रियल नंबर्स में है और वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मतलब हमें पूछा गया है, बी सेट हमने ले लिया है ये 1, x, x स्क्वायर, x टू द पावर 3। पूछा गया है कि बेसिस है या नहीं। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं। इस पे मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, इस पे काम कर लेते हैं। तो बेसिस है या नहीं ये चेक करना है। और P3 आपको बताइए, मैं P3 दोबारा नहीं लिख रही हूँ, मैं बेसिस लिख रही हूँ बस। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट स्टेप इज स्पैनिंग चेक करनी है। तो स्पैनिंग के लिए हमें किस में चेक करनी आती है, मैट्रिसेस में चेक करनी आती है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दी नहीं हुई है तो मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा हमें, किसमें, हमें इसको वेक्टर की तरह लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार बता देती हूँ, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। जब इस टाइप की चीज़ों को या इस टाइप के पॉलिनोमियल को मैं वेक्टर में लिखती हूँ तो मैं कैसे लिखती हूँ, मैं A3 को पहले लिखती हूँ, फिर A2 को लिखती हूँ, फिर A1 को लिखती हूँ और A0 को लिखती हूँ। ठीक है, तो 1 को मैं कैसे लिखूंगी, x को मैं कैसे लिखूंगी, x स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगी और x क्यूब को मैं कैसे लिखूंगी, बताओ। 1 2 0 0 ओके, 0 0 0 1। ठीक है, 0 0 हम्म, 1 0, ठीक है, x2 को 0 1 0 0, हम्म, x3 को 1 0 0 0। हम्म। तो जब मैं इसको इससे मैट्रिक्स बनाऊंगी तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, क्या ये क्या एक्लेन फॉर्म में है, No, ma'am. तो इसको एक्लेन फॉर्म नो में मैम, करने के लिए रो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। रो ऑपरेशन बता सकते हो कौन से वाला लग के जल्दी से एक्लेन फॉर्म में बन जाएगी। मैम इसको एक बार रो को को एक्सचेंज R4 करके. हाँ, रो एक्सचेंज है ना, सिर्फ रो एक्सचेंज से काम चल जाएगा। R1 को बना देती हूँ R4। ठीक है, पहले स्टेप में तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी, इसकी वजह से ये लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और R2 को बना देती हूँ R3. R3। तो मेरे पास सबको दिख रहा है ना कि आ जाएगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, Yes, ma'am. विच इज रो एक्लेन फॉर्म। तो इसका स्पैन लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0। तो इसकी, इस वेक्टर की इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंटेशन क्या है, x3 एक्स क्यूब। चल हाँ, इस वाले की क्या है, एक्स स्क्वायर, x इसकी x और इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिखे नहीं हुए लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर स्पैनिंग क्या बन जाएगा, स्पैनिंग बन जाएगा a टाइम्स ऑफ दिस, b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, c टाइम्स ऑफ x एंड d टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, जहाँ पर a b c d वेरी कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, स्पैनिंग, स्पैन ऑफ क्या आ गया इसमें,
बटा T3। क्लियर है? मैम आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हम वन को जैसे वन है उसको 100 लिख सकते हैं और फिर एक्स क्यूब को 0001, या सिर्फ एक्स क्यूब को पहले प्रायोरिटी देना है? नहीं नहीं, वो मेरी कन्वेंशन है। तुम्हारी अगर एक ही चीज फॉलो करनी है, देखो ये मेरी कन्वेंशन थी कि मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी है, ठीक है। अब वो तुम्हारी कन्वेंशन है कि मैं यहाँ पे इसको रीराइट करती हूँ। रुको, अगर आप, ये आपकी मर्जी है कि अगर आपने यहाँ पर ऐसे ये किया है, इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन दी है, तो ऐसे ऐसे भी दिया है तो आपको भी पता है कि बल्कि कुछ स्टेप इसमें रिड्यूस ही हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन ठीक है, ये भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, लेकिन थैंक यू। एक ही ऑर्डर फॉलो करो, ठीक है। ठीक है। तो कई बार बुक में क्या करते हैं कि वो ये वाला फॉलो कर लेते हैं और कई बार वो ये वाला फॉलो कर लेते हैं, लेकिन तुम अपने माइंड में क्लियर रखो कि मुझे ये फॉलो करना है। उसके बाद तो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म लगा के वो चेंज हो ही जाती है, तो रिजल्ट उससे फॉर्म नहीं कर डिफर। सकते हैं मतलब? हाँ, इनमें से एक ही ऑर्डर फॉलो करो, लेकिन ठीक है, क्योंकि A0 पहले लिखा, फिर A1 लिखा, फिर A2 लिखा, फिर A3 लिखा, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि A0 मेरी कांस्टेंट टर्म है, A1 मतलब सेकंड प्लेस पे मैं x का कोफिशिएंट लिख रही हूँ, थर्ड प्लेस पे मैं x क्यूब का कोफिशिएंट लिख रही हूँ, फोर्थ प्लेस में मैं थर्ड प्लेस पे मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रही हूँ, एंड फोर्थ प्लेस पे मैं x क्यूब का कोफिशिएंट लिख रही हूँ। और जो मैंने फॉलो करी है, मैंने क्या फॉलो करी है, फर्स्ट प्लेस पे मैं x क्यूब का लिख रही हूँ, सेकंड पे मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रही हूँ, ऐसे फॉलो किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक बार फिक्स कर लो कि मेरे को किसको करना है और उसी पे स्टिक रहो, ठीक है, क्योंकि फिर रिवर्स में बनाने में कंफ्यूजन ना हो। जैसे अभी मैं इसका रिवर्स बना रही हूँ, तो एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, तो मुझे पता है कि ये इसका मतलब मेरे लिए क्या है, इस वेक्टर का मतलब मेरे लिए क्या है, तो मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। इस वेक्टर का मतलब मेरे लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए तुम कुछ और करोगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। यस चलो, मैम। हाँ, चलो स्पैनिंग हो गई। अब इंडिपेंडेंट खुद से कर लोगे चेक, यस मैम। क्योंकि ये हमने इस टाइप के क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट जब मैंने कराया था तब किया था, ठीक है, तो कर सकते हो तुम चेक, बड़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ किया ही हुआ है यहाँ पर, ऐसे आ जाएगा, हो जाएगा। इसमें देखो मैंने रिप्रेजेंटेशन अलग लिखी हुई है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से भी करके दिखा दिया है ना, तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें रिप्रेजेंटेशन मैंने अलग तरीके से लिखी है, इसमें जब इस तरीके से लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आप ये देख सकते हो, ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो इसलिए जल्दी हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो अब इतना हो गया हमारा, अगला एग्जाम्पल क्या है, हाँ हाँ हाँ, अटेंडेंस लेते हो, चलो ठीक है, कल करते हैं।